हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जो सीटीआई का एग्ज़ाम लगा है, जो पेपर लगा है 17/10/2021 को, उसके अंदर यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर किस प्रकार का पेपर आया है, पेपर का लेवल क्या था, कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये पेपर हमारा है सीटीआई एग्ज़ाम का जो 17/10/2021 को लगा है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है और ट्रेड है इलेक्ट्रिकल और वायरमैन। तो इसके अंदर आपके जो टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की संख्या थी 75 और जो नॉन टेक्निकल से संबंधित थे उन क्वेश्चनों की संख्या थी 25, जिसके अंदर आपके मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन थे नॉन टेक्निकल के अंदर। और इसके अंदर यानी कि साइंस से और जीके से किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। इसके अंदर केवल और केवल मैथ और रीजनिंग के मिले हैं, जिसके अंदर से भी यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन अधिकतम मैथ्स के थे और 75 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से संबंधित थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर सूचना दे दें कि इसी प्रकार से टेक्निकल से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं तो उन क्वेश्चनों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले आपके पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ मेरे पास थे, इनको मैंने टाइप किया है और फिर आपको इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन यानी कि जितने भी है मेरे पास 60 क्वेश्चन है टेक्निकल से संबंधित और 25 के 25 क्वेश्चन है जो मैथ और रीजनिंग के आए थे उनसे संबंधित। तो इस प्रकार की वीडियो अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि इस प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो देखो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा जो 3 चरण मोटर वाइंडिंग के स्टार या डेल्टा कनेक्शन में कौन सा समान नहीं है। यानी कि आपकी जो 3 फेज मोटर होती है उसके अंदर स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन है, तो दोनों के अंदर कौन सा डिफरेंट रहता है ये आपसे पूछा गया है। यानी कि दोनों में प्रतिरोध समान रहेगा, यानी कि स्टार के और डेल्टा के अंदर दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या समान रहेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध असमान रहेगा। स्टार में कुछ प्रतिरोध अलग रहेगा और डेल्टा में अलग रहेगा। बी ऑप्शन है आपका, दोनों में फेज क्रम समान रहेगा, यानी कि ये सही है। यानी कि फेज क्रम तो आपका समान रहेगा। दोनों में वोल्टेज समान रहेगा, वोल्टेज जितना अपन इनपुट करेंगे वही वोल्टेज इसके अंदर रहने वाला है। और सभी ऑप्शन तो यानी कि सही होने वाले नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। तो इसके अंदर यही पूछा गया है कि कौन सा आंसर सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसको वेरीफाई नहीं करता है। तो दोनों में प्रतिरोध जो होता है वो समान नहीं होगा, यानी कि दोनों का प्रतिरोध अलग अलग रहेगा। तो प्रश्न नंबर 1 का हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, घरेलू ताप उपकरणों में प्रयुक्त जो हीटिंग तत्व का सामान्य तापमान होता है, यानी जैसे हमारा हीटर हुआ, गीजर हुआ, इलेक्ट्रिक फ्रेश हुई, तो उनका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 350 डिग्री, 350 डिग्री से 500 और 550 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 से 1600 और 2300 से 3400। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा, यानी कि जो हीटिंग तत्व होते हैं, जो जैसे हीटर नाइक्रोम का तार होता है उसका, तो उसका हमारा जो हीटिंग पॉइंट होता है वो 550 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका जो डी ऑप्शन है उसको यानी कि दे देते हैं, क्योंकि जो टंगस्टन का जो तापमान होता है वो 2300 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि अधिकतम 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें ध्यान से देख लीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि वेल्डिंग सेट के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर कौन सा होता है। वेल्डिंग करनी होती है तो वेल्डिंग करने के लिए यानी कि डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो कौन से डीसी जनरेटर के द्वारा यानी कि सप्लाई की आवश्यकता होती है। लेकिन वेल्डिंग सेट के लिए डीसी जनरेटर आपके लिए पूछा गया है, तो कौन सा उपयुक्त रहेगा, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव जनरेटर। इनके अंदर से आपको जवाब देना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो वेल्डिंग करने के लिए जो आपका डीसी जनरेटर सेट होता है उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ठीक उपयुक्त रहता है। तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि पीसने वाली मशीन यानी कि किसी प्रकार की ऐसी कोई मशीन है जो यानी कि पिसाई का कार्य करती है, विपरीत दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा। यानी कि जैसे कि आपकी चक्की है या फिर
फूड मिक्सर है या फिर कोई अन्य मशीन है जो पीसने का कार्य करती है, तो यानी कि वो उल्टी दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि उसकी दिशा है वो घूर्णन गति जो बदल जाती है, विपरीत दिशा में चलने लगती है। तो उसके बाद में क्या होगा, का आधा कार्य करेगी या दुगना कार्य करेगी, या फिर उसके जो व्हील के नट बोल्ट खुल जाएंगे और नुकसान हो जाएगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से देते हैं, जैसे कि आपकी फूड मिक्सर है, अगर वो उल्टी दिशा में चलेगी और उसके ऊपर जैसे कि फूड या मिक्सर कुछ भी डाल देंगे उसके अंदर कटाई के लिए, तो उसका जो व्हील है, जो उसका कटर है, तो यानी कि वो जो नट बोल्ट के ऊपर कसा हुआ है वो यानी कि खुल जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट हो जाएगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि समाई की इकाई क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, समाई की इकाई क्या है। तो यहाँ पर समाई बोले तो यहाँ पर यानी कि धारिता की इकाई क्या है, क्या वेबर है, कुलम्ब है, फेरड है या रिलक्टेंस है। तो धारिता की इकाई आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, तो इसकी फेरड यानी कि इकाई होती है। जो कैपेसिटेंस होता है उसका किस में मान मापा जाता है, फेरड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो शुद्ध साइन लहर का कारक होता है वो क्या है, यानी कि शुद्ध साइन लहर का कारक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 1.11, बी है 1.011, सी है 1.0101 और डी है 0.707। तो इस प्रकार से यानी कि जो शुद्ध साइन लहर यानी कि एसी का जो कारक होता है, एसी तरंग, तो एसी तरंग किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से। तो इसका जो कारक होता है वो क्या है, तो आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए, जो शुद्ध साइन तरंग होती है उसका कारक होता है 1.11 यानी कि 1.11। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिए क्या है, यानी कि प्रश्न 7 में है, आरएमएस मान क्या है यदि साइन वेव एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्टेज है। तो यानी कि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्टेज है और आपसे पूछा गया है आरएमएस मान। तो इसके अंदर आरएमएस मान, जो आरएमएस मान होता है वो ज्ञात करने के लिए यानी अधिकतम मान को 7.7 से गुणा कर देते हैं। तो जैसे 0.707 को गुणा कर देते हैं, तो इसके अंदर यानी कि जब 10 को 0.707 से गुणा करेंगे तो यानी कि 0.1 संख्या आगे खिसक जाएगी, और इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर आएगा आप देखिए इसके अंदर। तो ए ऑप्शन है 0.707, बी ऑप्शन है 7.070, सी ऑप्शन है 0.637, डी ऑप्शन है 6.370। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी कि इसके अंदर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 7.070। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। जो मैग्नेटाइजेशन है यानी कि चुंबक बनाने की विधियां हैं, तो उनमें से स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। एक स्पर्श विधि, दो स्पर्श विधि, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि यानी कि चुंबक बनाने के लिए एक स्पर्श विधि, दो स्पर्श विधि का उपयोग दोनों का ही किया जाता है। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों जो क्वेश्चन के आंसर है ए और बी, एक स्पर्श विधि और दो स्पर्श विधि, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यानी कि आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है। किसकी मरम्मत करनी है, गीजर की, जिसका तापक तंतु हीटिंग नहीं हो रहा है, यानी कि जिसका एलिमेंट है वो यानी कि गर्म नहीं हो रहा है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो आपको यानी कि एक गीजर दिया गया है और उसकी मरम्मत करनी है, यानी कि वो गर्म नहीं हो रहा है, उसका पानी को यानी कि गर्म नहीं कर रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि वो गर्म पानी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, इसका तापक तंतु शॉर्ट हो गया है। जब शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में यानी कि हीटिंग तत्व जो है वो गर्म तो नहीं होगा, लेकिन बाहर शॉर्ट सर्किट अवश्य दिखाएगा। तो ये कारण यानी कि संभावित नहीं हो सकता। इसमें पूछा संभावित कारण क्या हो सकता है। बी ऑप्शन है, इसका थर्मोस्टेट खुला परिपथ वाला है। हाँ, अगर थर्मोस्टेट खुला परिपथ वाला होगा तो इसका परिपथ पूर्ण नहीं होगा, और परिपथ पूर्ण नहीं होगा तो हीटिंग तत्व यानी कि गर्म नहीं होगा। तो ये कारण इसका हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आगे यानी कि ऑप्शन देखते हैं, उसके हिसाब से आंसर देंगे।
फिर है तापक तंतु अर्थिंग नहीं है, यानी कि जब अर्थिंग नहीं होता तो उस कंडीशन में यानी कि इलेक्ट्रिक झटका लगने का चांस रहता है, लेकिन ये वाला कारण सही नहीं है। और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसके अंदर नहीं आएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है, इसका जो थर्मोस्टेट है वो यानी कि खुले परिपथ वाला हो गया है, तो इसके कारण हमारा जो तापक तंतु है वो गर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि संधारित्र का समाई सीधे किसके समानुपाती होता है। जो संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के बराबर और प्लेटों की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो इसके अंदर से यानी कि ए ऑप्शन है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, बी ऑप्शन है प्लेटों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती, और जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के विलोमानुपाती, और प्लेटों की संख्या के बराबर। तो इसमें आपसे पूछा गया समानुपाती यानी किसके समान होगी। तो ये हमारी जो यानी समायिता है, जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के बराबर होगी, यानी कि इनके बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम 10 के अंदर यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यानी कि प्रत्येक अंक के एलईडी डिस्प्ले में कितने सेगमेंट होते हैं। यानी कि एलईडी डिस्प्ले, जैसे कि आपके पास पहले हाथ पर जो घड़ी बांधी जाती थी, और यानी कि जो टिम टिम करके यानी कि आपको समय बताती थी, तो इस प्रकार की जो डिस्प्ले होती है उसके अंदर यानी कि प्रत्येक डिस्प्ले एलईडी में कितने सेगमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर सेगमेंट होते थे, इस प्रकार से, जैसे कि 8 बनता था इस प्रकार से। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 सेगमेंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 5। तो इसके अंदर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारे 11 के अंदर 7 वाला जो है ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जब ड्रिल का टेपर सिंक मशीन के स्पिंडल से बड़ा होता है तो यह एक खालिस्तान के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि जब ड्रिल का टेपर सिंक मशीन के स्पिंडल से बड़ा होता है तो ये एक किसके द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन देखो इसके, ड्रिल डिप्ट, ड्रिल सॉकेट, चक और की, या फिर कोई नहीं। एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा यानी कि मोबाइल में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। यानी कि जब ड्रिल का टेपर सिंक मशीन के स्पिंडल से बड़ा होता है तो यह एक किसके द्वारा लगाया जाता है। ड्रिल डिप्ट के द्वारा, ड्रिल सॉकेट के द्वारा, चक और की के द्वारा, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यानी कि आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि ताकि आपको यानी कि इसका पता लगे। तो अगर आपको पता नहीं है तो कहीं से भी ढूंढ के इसका जवाब आप इसमें पिन करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एक शुद्ध साइन तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसके बराबर होता है। जो शुद्ध साइन तरंग होती है उसकी प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0.707 इंटू जो धारा का अधिकतम मान है, यानी कि वर्तमान का जो अधिकतम मान या धारा का अधिकतम मान है उसके बराबर होता है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, 0.707 इंटू वर्तमान का अधिकतम मूल्य। बी ऑप्शन है 1.732 इंटू वर्तमान का अधिकतम मूल्य। सी ऑप्शन है 0.637 इंटू वर्तमान का अधिकतम मूल्य। डी ऑप्शन है 0.707 इंटू वर्तमान का अधिकतम मूल्य। तो इसके अंदर डी और ए एक ही मूल्य है, यानी कि इसके अंदर ए भी सही है और डी भी सही है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन यानी कि इसके अंदर ये वाला कुछ ऑप्शन अलग होगा, लेकिन मैंने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक यानी कि लिखने में वहाँ पर मिस्टेक कर दी होगी। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन यानी कि ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि एक एकल श्रेणी वाटमीटर का उपयोग उपकरण ट्रांसफार्मर के साथ किया जाता है। वर्तमान ट्रांसफार्मर में 6:1 का अनुपात है और संभावित ट्रांसफार्मर का अनुपात कितना है, 3:1। तो गुणा कारक आपसे पूछा है, तो यानी कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का अनुपात कितना है, 6:1 और संभावित ट्रांसफार्मर का अनुपात है 3:1। तो इनको जब गुणा करेंगे तो गुणा कारक 6 18 आ जाएगा, और इधर भी गुणा करेंगे तो 1 × 1 आ जाएगा। तो आपसे गुणा कारक पूछा है, तो गुणा कारक कितने आ जाएगा, 18। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यानी कि 18, 3, 9 और 6 में से आपका 18 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में है यानी कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए जो समय अवधि है वो क्या है, यानी कि काल नियामक है वो क्या है। जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है वो यानी कि कितने सेकंड में यानी कि बदलती रहती है। तो इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो इस प्रकार से है 2 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 0.2 सेकेंड। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो विलोमानुपाती यानी कि 1/, समय के विलोमान यानी समान होती है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी को हम ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो हमारे पास 0.02 सेकेंड आएगा। कितना? 0.02 सेकेंड। तो इसको जब हम मिली सेकेंड में बदलेंगे तो 2 मिली सेकेंड हमारा मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यानी कि ISI के अनुसार पृथ्वी कनेक्शन के लिए किस रंग की सिफारिश की जाती है। ISI के अनुसार यानी कि जब अर्थिंग किया जाता है तो अर्थिंग वायर का जो कलर होता है, रंग होता है, वो किस प्रकार का होता है। क्या लाल होता है, काला होता है, हरा होता है या फिर नीला होता है। तो आपको पता होगा कि इस जो अर्थिंग के लिए रंग उपयोग करते हैं, कलर उपयोग करते हैं, तो उसका रंग यानी कि हरा उपयोगी करते हैं। तो हरे कलर का यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए। और फेज के लिए लाल रंग का, फेज के लिए लाल रंग का, और न्यूट्रल के लिए काले कलर का। न्यूट्रल के लिए काला, फेज के लिए लाल और अर्थ के लिए हरे कलर का। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो इलेक्ट्रोडायमैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट किस मात्रा को मापते हैं। जो इलेक्ट्रोडायमैग्नेटिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस मात्रा को मापते हैं, ये आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन है हमारा पावर, बी ऑप्शन है हमारा प्रतिरोध, सी ऑप्शन है हमारा करंट और डी ऑप्शन है हमारा वोल्टेज। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यानी कि प्रतिरोध का मापन नहीं करते हैं, करंट का और वोल्टेज का मापन करते हैं। तो पावर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों मेजरमेंट होती है। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर यानी कि ए हो जाएगा। ए हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यानी कि जो रिपल फैक्टर होता है, जो रिपल फैक्टर होता है तो उसकी इकाई क्या होती है। रिपल फैक्टर की आपसे इकाई पूछी है, मात्रक पूछा है। फैक्टर का पावर क्या होता है। तो ए ऑप्शन है हमारा वोल्टेज, बी ऑप्शन है हमारा एम्पियर, सी ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन है हमारा वाट और डी ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो रिपल फैक्टर होता है उसकी इकाई क्या होती है आपसे ये पूछा है। तो आपको मैं बता दूं कि नहीं, जितने भी ये रिपल फैक्टर, पावर फैक्टर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर, ये इस प्रकार की राशियाँ होती है मात्रकहीन होती है, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसके अंदर से कोई ऑप्शन हमारा डी वाला, कोई ही नहीं वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आंसर दीजिए आप, डी वाला। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यानी कि जो छत का पंखा है वो फर्श से कितनी कम ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए। यानी कि फर्श और छत के पंखे में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि उससे नीचा नहीं लगाना चाहिए। 1 मीटर, यानी कि ये तो छोटा सा बच्चा भी रहेगा तो वो यानी कि उसके टच हो जाएगा, तो 1 मीटर पर नहीं लगाना चाहिए। 1.3 मीटर पर नहीं, 1.5 मीटर पर नहीं, और 2.5 मीटर पर हाँ, ये वाला ठीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि 2.5 मीटर की ऊंचाई से कम पर यानी कि छत के पंखे को नहीं लगाना चाहिए। 1.3 मीटर जो आता है ये हमारे फर्श से यानी कि जो स्विच बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई रहती है 1.3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यानी कि इंटरपोल एक डीसी जनरेटर में कैसे जुड़े रहते हैं। इंटरपोल डीसी जनरेटर के हम अंदर जोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से जुड़े रहते हैं उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ऑप्शन ए है आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, और सी है यानी कि श्रेणी कुंडली के साथ में, और डी है शंट कुंडली के साथ में। तो इंटरपोल जो होते हैं वो डीसी जनरेटर में प्रयोग किए जाते हैं तो वो आर्मेचर के साथ में जोड़े जाते हैं, और आर्मेचर के साथ में कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो इसके अंदर श्रेणी क्रम वाला कौन सा है, बी ऑप्शन।
तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हमारे पास बी राइट हो जाएगा। आर्मेचर के साथ में यानी कि सीरीज क्रम में डीसी जनरेटर में इंटरपोल जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ यानी कि 20 क्वेश्चन थे। आगे मेरे पास टोटल 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन का यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो यानी कि नेक्स्ट यानी कि कल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपसे यानी कि रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी यहाँ से नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।